देखो क्या हो गया है, 9 चैप्टर कट चुका है, ठीक है ना। ऊंचाई दूरी वाला था चैप्टर, वो क्या हो गया है, दिख रहा है। तो इसमें ऊंचाई दूरी वाला क्या हो चुका है, कट चुका है। ऊंचाई दूरी को हम क्या करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ रहे हैं। अब हम पढ़ाएंगे जो आने वाला है, ठीक है ना, ब्रेथ है। और 11 पार्ट भी कट चुका है रचना वाला, कितना सारा कट गया। मतलब इस बार तुम लोग को परसेंट बनाने के मौके ही मौके हैं, क्योंकि देखो 9 पार्ट भी कट गया, 11 पार्ट भी कट गया, और 25 नंबर का क्या हो गया, प्रैक्टिकल हो गया। 25 कितने के 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव हो गए, है ना। अब पेपर भी छोटा हो गया, 75 का हो गया। मतलब पेपर बहुत इजी आने वाला है इस बार। और परसेंट बनाने के सबके पास मौके हैं कि सब कोई 95% प्लस बनाओ, मतलब 95% से ऊपर रिजल्ट सब कोई लाओ, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ाई करो ध्यान से, कि मौका चूकने ना पाओ तुम लोग। क्योंकि देखो यहाँ पे 9 पार्ट कट गया, 11 पार्ट कट गया, 2 पार्ट तो सीधे फ्लैटली क्या हो गए, कट गए सीधे सीधे। अब जो बचे हुए पार्ट हैं 15 टोटल पार्ट हैं, 15 में 2 कट गए, 13 बचे। अब 13 पार्ट तुम्हें क्या करने हैं, तैयार करने हैं। और 25 नंबर का तो क्या हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, तो स्कूल की तरफ से मिलने हैं। अगर तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करते हो, अच्छे नंबर लाते हो क्वार्टरली हाफ ईयरली, तो तुम्हें 25 से 25 मिलने वाले हैं वो, ठीक है ना। अगर तुम लोग सोचोगे कि अभी हम ध्यान ना दें पढ़ने में, अभी कम नंबर लाएं, तो वहाँ पे तुम्हारे सारे नंबर कट जाएंगे प्रैक्टिकल में। तो तुम्हारा जो हाफ ईयरली रिजल्ट पेपर जो आने वाले हैं, इसका रिजल्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर तुम लोग 90 से ऊपर रिजल्ट लाते हो तो तुम्हें 25 से 25 मिलेंगे प्रैक्टिकल में। अगर 90 से क्या लाते हो, कम लाते हो, तो समझ जाओ कि तुम्हारे नंबर कट जाएंगे 25 में। जो फ्री के नंबर मिलने वाले हैं 25 नंबर स्कूल की तरफ से, तो क्या है, अगर तुम 90% से कम लाओगे तो तुम्हारी छवि खराब हो जाएगी टीचर की नज़र में। टीचर तो समझेंगे पढ़ते ही नहीं हो ठीक से, तो नंबर कट करके देंगे। वो तो टीचर के हाथ में रहते हैं ना 25 नंबर, ठीक है ना। तो 25 में 25 अगर तुम्हें चाहिए, ठीक है ना, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हाफ ईयरली में 90% से ऊपर रिजल्ट लाना ही लाना पड़ेगा इस बार हाफ ईयरली में, ठीक है ना। तो हाफ ईयरली तुम्हारे लिए क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से तैयारी करो तुम लोग। देखो अब शुरू कर रहे हैं हम, आज शुरू कर रहे हैं 12 पार्ट, ठीक है ना। क्योंकि 10 पार्ट जो है तो कम इंटरेस्टिंग है, तो उसमें 2-4 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, बता देंगे, खत्म हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगी जल्दी से। 10 पार्ट में 2-3 प्रश्न इंपॉर्टेंट, बता देंगे, खत्म। मेन है तुम्हारा 12-13 बनने लगा, मतलब सब बनने लगा तुमसे, ठीक है ना। तो 12-13 चैप्टर जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को अच्छे से तुम्हें स्टडी करना है। 12 पार्ट चालू कर रहे हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में बोलते हैं इस पार्ट को मेंसुरेशन, क्या बोलते हैं इसको, हिंदी से क्या बोलेंगे, मेंसुरेशन को बोलेंगे क्षेत्र मिति। क्या बोलेंगे, क्षेत्र मिति, मतलब क्षेत्र हम निकालेंगे। क्षेत्र मतलब एरिया बोलते हैं इंग्लिश में। तो हम एरिया फाइंड करेंगे, किसका किसका एरिया फाइंड करेंगे। तो 12 पार्ट तुम लोग पढ़ोगे तो मज़ा भी बहुत आएगा इसको पढ़ के, बहुत ही आसान है। अगर ध्यान से ना पढ़ोगे, मन लगा के ना पढ़ोगे, तो सबसे कठिन चैप्टर यही है, ठीक है ना। इसमें देखो ब्रथ है, इसमें क्या क्या है, ब्रथ है। जब 12.1 पढ़ोगे तो ब्रथ मिलेगा, और जब तुम इसके आगे पढ़ोगे 12.2, इसमें क्या मिलेगा, त्रिभुज में मिलेगा, और क्या मिलेगा, ब्रथ भी मिलेगा, ठीक है ना। और इसमें क्या होगा, कोण भी बना रहेगा ब्रथ में। जैसे मान लो कोई चाप है, तो चाप क्या करता है, केंद्र में कोण बनाता है। तो केंद्र में क्या करता है, कोई चाप कोण बनाता है केंद्र पर, ठीक है ना। जब कोण बनाएगा तो चाप की लंबाई निकालेंगे, कितनी चाप की लंबाई है, मतलब पूरे व्रत की लंबाई ना निकाल के, मतलब परिधि ना निकाल के, व्रत की परिधि ना निकाल के हम क्या निकालेंगे, थोड़े से। जैसे मान लो ये व्रत है, ये क्या है, देखो व्रत है। मान लो हम क्या करते हैं, ये पूरा व्रत, जैसे व्रत बनाते हैं तो पहले ऐसे करते हैं ना, ऐसे करते हैं। तो ये होगा चाप। जब व्रत का कोई टुकड़ा हो, मतलब व्रत की जो परिधि है कोई हिस्सा हो, तो चाप कहलाता है। मतलब पूरे व्रत की लंबाई को हम कहते हैं परिधि। जब हम थोड़ी सी लंबाई निकालें, जैसे इतना, यहाँ से यहाँ तक, इतनी हम लेंथ फाइंड कर रहे हैं। अगर हम इतनी लंबाई निकालते हैं, इसे बोलते हैं चाप।
ये क्या है? वृत्त की जो परिधि होती है उसी का कुछ हिस्सा क्या कहलाता है? चाप कहलाता है। जब ये चाप पूरा क्या होता है? आपस में जाके मिल जाता है, एक जगह शुरू होके जब पूरा मिल जाता है तो परिधि बन जाता है। लेकिन अगर ये मिले ना, अधूरा रहे, थोड़ा सा खींचे, ये इतना रहे, इसे क्या बोलेंगे? वृत्त का चाप। ये क्या है? वृत्त का केंद्र है। वृत्त का केंद्र क्या होता है? ओ होता है। ठीक है। अगर हम यहाँ पे चाप का किनारा क्या है? ए है, और दूसरा किनारा क्या है? बी है। ये चाप की लंबाई क्या हो जाएगी? ए बी हो जाएगी। अगर हम ओ को ए से मिला दें, ओ को क्या कर दें? ओ को ए से मिला दिए तो क्या हो जाएगी? वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? है ना। तो वृत्त के परिधि पर स्थित कोई बिंदु और केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। अब वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसी प्रकार ओ को बी से मिला दिए, है ना, तो ओ ए हो गया, एक ओ बी हो गया, दोनों त्रिज्याएं हैं। वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो ये हो गया क्या? चाप हो गया। तो चाप क्या होता है? केंद्र पे कोण बनाता है। अगर हमें इसको किनारे किनारे जोड़ दें तो त्रिज्या हो गई है, तो केंद्र में क्या बनेगा? कोण बनेगा। कोण मान लो कितने बनता है? 60 डिग्री। 60 का। तो ये क्या हो गया? केंद्रीय कोण हो गया, है ना। केंद्र पे बना कोण हो गया, चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण हो गया। ठीक है। और ये चाप हो गया। तो इस कोण की मदद से हम चाप की लंबाई निकालेंगे। अगर कोण हमें नहीं पता तो हम चाप की लंबाई नहीं निकाल सकते। समझ रहे हो? अगर चाप की लंबाई निकालना है तो हमें कोण पता होना चाहिए, त्रिज्या पता होना चाहिए। इसी प्रकार इसका हम क्षेत्रफल निकालें। इसी का जो कलर कर रहे हैं, देखो शेडेड रीजन कर रहे हैं, छायांकित भाग जिसमें छायांकित कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। इसे बोलते हैं त्रिज्या खंड। क्या बोलते हैं? त्रिज्या खंड। खंड माने एक टुकड़ा उसका, वृत्त का। तो वृत्त का कोई पार्ट है ये, इसे बोलेंगे त्रिज्या खंड। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बोलेंगे इसे। ऐसे बोलेंगे ए से बी तक की दूरी चाप की लंबाई। क्या बोलेंगे इसे? चाप की लंबाई। तो इसमें दो चीज निकालेंगे। पहले चाप की लंबाई हो गई, दूसरा होगा क्षेत्रफल। एक तुम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हो, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि की लंबाई। दो चीज तो पहले जानते हो कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अब वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर होती है। जब चाप की लंबाई निकालोगे तो चाप की लंबाई का सूत्र कितना होता है? थीटा बटे 360। कितना होता है? थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर, ये सूत्र हो। थीटा बटे 360। परिधि की लंबाई क्या होगी? 2 पाई आर। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो चाप की लंबाई जो निकालेंगे, जब चाप की लंबाई निकाल रहे हो, अगर परिधि निकाल रहे हैं, वृत्त की परिधि, तो सीधे लगा देंगे 2 पाई आर। अगर हम चाप की लंबाई निकाले तो कोण बताना पड़ेगा, तो फिर लिखेंगे थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर बताएंगे। आ रहा समझ में? ये सूत्र लगाएंगे चाप की लंबाई का। और जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो फिर लिखेंगे थीटा बटे 360। क्या लिखेंगे? थीटा बटे 360 गुणे कर देंगे पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब त्रिज्या खंड का निकालेंगे तो कोण बताएंगे, तो थीटा बटे 360 कर देंगे, पाई आर स्क्वायर कर देंगे, तो क्या निकल आएगा? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है ना। थीटा बटे 360 2 पाई आर कर देंगे तो क्या निकल आएगा? चाप की लंबाई निकल आएगा। तो अभी हम थोड़ा सा बताएं, ऐसे थोड़ा सा नॉलेज के लिए चीजें। अभी हम क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, केवल नॉलेज के लिए कि करना क्या है, क्या क्या इसमें। अब हम बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, पहले प्रश्नावली डाल देते हैं। प्रश्नावली कौन सी प्रश्नावली पढ़ा रहे हैं? 12.1। अब देखो पहला नंबर, सवाल नंबर 1। पहले में देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो पहले नंबर में दिया है
कहता है दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। एक की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है और दूसरी कितनी है 9 सेंटीमीटर। दो वृत्त हैं इसमें। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर हो। तो त्रिज्या हमें निकालना है नए वृत्त की। दो वृत्त हैं देखिए, एक वृत्त बड़ा है उसकी त्रिज्या कितनी है 19 है, दूसरा वृत्त क्या है छोटा है उसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। इन दोनों की वृत्त को मिला दें, अगर हम दोनों की परिधि क्या कर दें प्लस कर दें, लिखा ना कि दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। कौन बराबर है? उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की जिसकी परिधि, उस वृत्त की त्रिज्या निकालना जिसकी परिधि मतलब नए वृत्त की परिधि बराबर क्या है जो दिए गए वृत्त हैं। तो पहला वृत्त और दूसरा वृत्त को अगर क्या करें परिधियों का योग करें तो नए वाले वृत्त की परिधि के योग के क्या होगा बराबर होगा। तो अब हम सवाल को शुरू कर रहे हैं। तो देखिए इसमें वृत्त कितने हैं, दो हैं, इसको मिटा देते हैं तो समझ में आ गया आप लोगों के, ठीक है ना। अब देखो दो वृत्त हैं, ये बनाना जरूरी नहीं है, केवल नॉलेज के लिए बना रहे हैं, ठीक है। बनाना जरूरी नहीं है, बनाना हो तो बना लो, ना बनाओ तो ना बनाओ। ये ओ केंद्र हो गया, इसकी त्रिज्या कितनी है 19 सेंटीमीटर, ओ ए हो गया। दूसरा वृत्त छोटा है, देखो दूसरा वृत्त क्या है छोटा है, इसकी त्रिज्या कितनी है 9 है, इसकी त्रिज्या कितनी है 9 सेंटीमीटर। देखिए दो वृत्त हैं, एक की त्रिज्या कितनी है 19 है, दूसरी कितना है दूसरी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। दो वृत्त हैं तो दोनों की त्रिज्याएं क्या हैं अलग अलग हैं। एक की त्रिज्या ज़्यादा है तो वृत्त बड़ा होगा और एक की त्रिज्या क्या है कम है तो वृत्त छोटा होगा। तो दोनों की परिधियों का योग कर दें, एक नया वृत्त बन रहा है। मतलब कहे तो इसको जैसे यहाँ पे मान लो रस्सी कोई लगी इस तरह से गोल गोल, इसको खोल लें, रस्सी को सीधा कर लें, यानी कोई तार मान लो, तार का गोल छल्ला बनाइए तो वृत्त होगा। इसको अगर खोल लें तो लंबाई निकलेगी ऐसे, उसी कहते हैं वृत्त की परिधि, मतलब परिधि की लंबाई। इसी प्रकार मान लो तार का गोल छल्ला बना हुआ है, अगर यहाँ से क्या कर लें इसको खोल लें ऐसे यहाँ से और सीधा करें तो सीधी तार बनेगी। इसकी जो लंबाई होगी इसकी लंबाई एक इसकी लंबाई, दोनों तारों क्या कर दें जोड़ दें, अब ज्वाइंट कर दें, एक बड़ी तार ना बन जाएगी। दो तारें हैं देखो, इनको दोनों को खोल ले कर दो तो दो तारें बनेंगी, एक बड़ी तार एक छोटी, दोनों को हम जोड़ दें। जोड़ दें तो क्या तार क्या हो जाएगी और बड़ी हो जाएगी। फिर उस बड़ी तार को क्या करोगे मोड़ के एक फिर छल्ला बनाओ, छल्ला मतलब वृत्त बनाओ, एक बड़ा वृत्त ना बनेगा, दोनों को मिला दोगे तो क्या हो जाएगा वृत्त बड़ा हो गया। ऐसे वृत्त क्या हो गया बड़ा हो गया। तो जो इन दोनों को मिला के एक बड़ा वृत्त बना है, इसकी त्रिज्या पूछ रहा कितनी है, इसकी त्रिज्या क्या है, इसकी त्रिज्या बता दो, क्या r बता दो। ये हो जाएगा r1, ये हो जाएगा r2, ये हो जाएगा r1, ये हो जाएगा r2, ये हो जाएगा r, ठीक है। इसकी नए वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी r। तो मान लो माना नए वृत्त की त्रिज्या r सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर है माना नए वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है r सेंटीमीटर है। इसमें देखिए दो वृत्त है, पहला वृत्त और ये दूसरा। तो पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है 19 सेंटीमीटर है, पहले वृत्त की त्रिज्या। तो पहले वृत्त की त्रिज्या r1 बराबर कितनी है 19 है, 19 सेंटीमीटर बता दो। पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है 19 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। फिर दूसरे की कितनी है, दूसरे वृत्त की देखो ध्यान से, दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है 9 सेंटीमीटर है ना। प्रश्नानुसार जैसा प्रश्न बोल रहा है उसके अनुसार अब लिखेंगे, ठीक है ना। प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। देखो प्रश्न के अनुसार कहता है नए व्रत की जो परिधि है, तो जो दिए गए व्रत हैं उनके परिधियों के योग के बराबर है। प्रश्न के अनुसार तो नए व्रत की परिधि, नए व्रत की परिधि बराबर क्या होगा? बराबर पहले व्रत की परिधि, पहले व्रत। ये सब व्रत तुम लोग को नहीं बनाना, नॉलेज के लिए बता रहे हैं। बनाना हो तो समझने के लिए बना सकते हो, नॉलेज के लिए मेन था कि तुम लोगों को समझ में आ जाए। तो देखो पहले नए व्रत की परिधि बराबर क्या होगा? पहले व्रत की परिधि प्लस दूसरे व्रत की परिधि। तो पहले व्रत की परिधि और प्लस कर देंगे किसके? दूसरे व्रत की परिधि, ठीक है ना। पहले व्रत की परिधि धन दूसरे व्रत की परिधि, पहले व्रत की परिधि प्लस दूसरे व्रत की परिधि। तो देखो नए व्रत की परिधि, तो परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। व्रत की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। तो यहाँ पे देखो व्रत की परिधि लिखा है, यहाँ लगा दोगे 2 पाई आर। यहाँ पहले व्रत की परिधि, इसका भी होगा भाई 2 पाई आर, 2 पाई आर। लेकिन देखो ध्यान से, पहले व्रत की त्रिज्या कितनी है? R1 है, इसलिए यहाँ पे R1 लिखेंगे। यहाँ पे त्रिज्या इसकी नए वाले की R माने थे तो R लिखेंगे, लेकिन इसकी क्या है? R1 है। और दूसरे वाले की क्या है? 2, इसकी भी लगाएंगे भाई 2 पाई आर लगा देंगे, 2 पाई आर। लेकिन इसकी त्रिज्या क्या है? देखो दूसरे वाले व्रत की त्रिज्या R2 है, यहाँ R2 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो R1 कर दिए, यहाँ पे 2 पाई R1। वैसे सूत्र होता है 2 पाई आर, लेकिन त्रिज्या चूंकि थी R1 इसलिए हमने लिखा 2 पाई R1। प्लस कर देंगे दूसरे व्रत की परिधि, फिर 2 पाई आर लगाएंगे, लेकिन त्रिज्या कितनी थी? R2, इसलिए 2 पाई R2 लिखेंगे। आ रहा समझ में? और नए व्रत की परिधि, इसकी परिधि, इसकी त्रिज्या माने थे कितनी? R न माने नए वाले व्रत की। देखो नए व्रत की त्रिज्या क्या है? तो सिंपल सा R लिखा है। अब पहले वाले व्रत की हमने त्रिज्या माना था R1, दूसरे की त्रिज्या माने थे R2, तो R1 R2, ठीक है। अब यहाँ पे लगा वैल्यू पुट कर दो सबकी, पहले कॉमन ले लो। देखो 2 पाई R, यहाँ देखो 2 पाई, यहाँ पे देखो 2 पाई है, तो 2 पाई क्या करो? कॉमन ले लो, तो बचा क्या? R1 बचा प्लस R2 बचा। 2 पाई दोनों से क्या हो गया? कॉमन हो गया। देखो 2 यहाँ था, देखो दोनों में 2 को बाहर कर लिए, कॉमन ले लिए। पाई दोनों में है तो पाई को भी क्या कर लिए? कॉमन ले लिए। तो ब्रैकेट में क्या बचा? R1 प्लस क्या बचा? R2। तो 2 दोनों साइड से क्या हो गया? पाई से पाई भी क्या हो गया? कट गया। तो R बराबर कितना बचा? R1 प्लस R2। ब्रैकेट में क्या बचा? R1 प्लस R2। अब वैल्यू पुट कर दो, देखो आंसर आ गया। कितना आसान सवाल था, नहीं था? R इक्वल टू, देखो R1 की वैल्यू कितनी है? 19 है, 19 लिख दो। और R2 कितनी है? 9 लिख दो। देखो तो 19 में ना जोड़ दो, तो 19 में जोड़ोगे तो 20, ऐसे कम हो गया तो 8 बचा, तो 20 और 28 28 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ बता देंगे आता है नए व्रत की त्रिज्या कितनी है? 28 सेंटीमीटर है। ये आंसर आ गया। फांसी आने लगती है तो उसके आंसर नहीं पानी। जो पहला क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड दूसरा भी है, लेकिन इसमें देखो अब दूसरे क्वेश्चन में क्षेत्रफल दिया है। क्या दिया है? 2 व्रतों की त्रिज्याएं देखो दी है। वहां पे 19 और 9 थी पहले वाले में, लेकिन दूसरे वाले में त्रिज्या कितनी है? 8 और 6 है। उस व्रत की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। फिर देखो उसी तरह क्वेश्चन का, उस व्रत की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों व्रतों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अब यहाँ पे पहले व्रत का क्षेत्रफल और दूसरे व्रत का क्षेत्रफल क्या करेंगे? जोड़ेंगे, योग करेंगे। योग मतलब जोड़ना। दोनों के व्रतों के क्षेत्रफल क्या करेंगे? जोड़ेंगे।
तो जितना जोड़ आएगा वो नए वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो कहता है नए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो मान लेंगे नए वृत्त की त्रिज्या कितनी है, r है। पहले वृत्त की त्रिज्या 8 है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 6 है। फिर प्रश्नानुसार बताएंगे, सेम टू सेम उसी जैसे क्वेश्चन है पहले जैसे। तो वहाँ पे बताए थे पहले वृत्त की नए वृत्त की परिधि बराबर पहले वृत्त की परिधि धन दूसरे वृत्त की परिधि, पहले वाले में बताए थे। लेकिन दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या करना है, नए वृत्त का क्षेत्रफल, परिधि की जगह में क्या लिखना है, क्षेत्रफल। नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे क्षेत्रफल लिख देंगे, जहाँ पे परिधि लिखा था वहाँ पे क्या लिख देंगे, क्षेत्रफल। सेम टू सेम उसी जैसे, मस्त मजा आएगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखो 2, दूसरा बता रहे हैं। देखो इसकी त्रिज्या कितनी है, अब इसकी त्रिज्या 8 है। कितनी है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है। देखो पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, और दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। दो वृत्त हैं देखिए, एक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और दूसरे की त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। कहता है क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग नए वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, तो नया वाला जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। आ रहा समझ में। तो बता देंगे यहाँ पे, मान लो माना नए वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। कितनी है, ये नया वृत्त है, मतलब इन दोनों को मिला के नया वृत्त बड़ा वृत्त बनेगा, ऐसे जैसे पहले बना था। देखो इन दोनों को मिलाएंगे तो बड़ा वृत्त बनेगा, जिसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो दो क्षेत्रफल को मिलाएंगे आपस में तो एक नया वृत्त बनेगा और उसका भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये नए वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या जो है r है। कितनी है, इसकी त्रिज्या क्या है, r है। यहाँ पे हो जाएगा c। ठीक है, तो OA OB और ये हो जाएगा OC। इसकी त्रिज्या नए वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, r है। तो माना नए वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। ये नया वृत्त है। देखो इन दोनों को मिलाने के प्लस करने के बाद जब इन दोनों का क्षेत्रफल क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे लगा देंगे बराबर। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो माना नए वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर। नया वृत्त बनेगा जब दोनों को क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे मतलब योग करेंगे, योग मतलब जोड़ना। जब दोनों के क्षेत्रफलों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, नया वृत्त बनेगा। तो उसका जो क्षेत्रफल होगा नए वृत्त का, तो जो पहले के दो वृत्त हैं तो उनके क्षेत्रफलों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो माना नए वृत्त की त्रिज्या कितनी है, r है। पहले वृत्त की त्रिज्या बता दो, पहले वृत्त की त्रिज्या r1, ये पहला वृत्त है। देखो पहले वृत्त की त्रिज्या क्या है, r1 बराबर 8 सेंटीमीटर। ये बता दो दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 6 है ना, तो 6 सेंटीमीटर हो गया। पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, 8, दूसरे कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक है, नए वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, r हो गई। ठीक है, अब बता दो प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार जैसा प्रश्न कहता है, प्रश्न ये कहता है कि नए वृत्त का क्षेत्रफल
दो दिए गए वृत्तों के छेदफल के योग के बराबर है। तो नए वृत्त का छेदफल, नए वृत्त का क्षेत्रफल, नए वृत्त का छेदफल। तो पहले वृत्त का छेदफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस क्या कर देंगे, दूसरे का, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, नए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, देखो पहले नए वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र, देखो क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त के क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे देखो पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, R1 है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, R1। आ रहा समझ में, यहाँ पे लिखेंगे पाई R1 का स्क्वायर। फिर दूसरे का निकालेंगे, देखो दूसरे वृत्त कब निकालेंगे क्षेत्रफल, फिर सूत्र वही लगेगा वृत्त के क्षेत्रफल का, पाई आर स्क्वायर। लेकिन दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या हम 2 लिए हैं, मतलब R2 लिए हैं। तो R2 लिखेंगे यहाँ पे, R2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ देखो दोनों से पाई कॉमन ले लो, पाई आर स्क्वायर, इन दोनों से पाई कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, दोनों से पाई को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। R1 का स्क्वायर हो गया प्लस क्या हो गया, R2 का स्क्वायर। अब यहाँ पाई से पाई क्या हो गया, देखो कट गया, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, R1 का स्क्वायर प्लस ये बचा। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, उसी जैसे सेम टू सेम नहीं है, जैसे उसमें क्या किए थे, R1 प्लस R2 आया था, तो 19 और 9 को प्लस किए तो 28 आ गया था। इसमें स्क्वायर लगा है, इसमें क्या लगा है, पिछले वाले सवाल में स्क्वायर नहीं था, लेकिन इस वाले में क्या है, स्क्वायर लगा है। अब वैल्यू पुट कर देंगे, देखो तो आर स्क्वायर इक्वल टू R1 की वैल्यू पुट कर दो। देखो R1 की वैल्यू देखो 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर दो, और R2 की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो 6 का स्क्वायर कर दो, आर स्क्वायर इक्वल टू, देखो 8 का स्क्वायर 8 हटाएंगे, 8 का स्क्वायर मतलब 8 गुणे 8 करोगे, 8 का स्क्वायर मतलब क्या है, 8 गुणे 8, 8 दूनी 16 में कर देना। बहुत लोग क्या रहता है कि इसे 8 का स्क्वायर लिखा है ना, 8 का स्क्वायर, तो बहुत लोग क्या करते हैं 8 गुणे 2, तो 8 दूनी 16, तो ये गलत हो जाएगा 16, ये गलत है, इस तरह नहीं करना। तुम्हें क्या करना, 8 का जब स्क्वायर होगा तो 8 गुणे 8 करोगे, 8 का गुणा 8 से करोगे, तो 8 अठाई 64, तो 64 सही है। अगर 16 लिख दोगे तो वहीं पे सवाल क्या हो जाएगा, इंड हो जाएगा, गलत हो जाएगा, खत्म सवाल। यहाँ पे 64 करोगे तो सही रहेगा, तब आगे बढ़ोगी। तो यहाँ पे 8 स्क्वायर क्या होगा, 64। इसी तरह 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर मतलब 6 का गुणा 6 से करोगे, तो 6 छंगा 36, इस प्रकार से 36 आया। 64 36 जोड़ दो, तो दोनों को मिला के 100 आ जाएगा, 100 हो गया। अब स्क्वायर हटा दो तो रूट लग जाएगा, तो यहाँ पे देखो सॉल्व कर देते हैं। देखो आर स्क्वायर, देखो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आया है, 100 आया है। आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आया है, 100 आया है। तो आर बराबर क्या होगा, स्क्वायर हटा दो, जब स्क्वायर हटाते हैं तो अंडर रूट लग जाता है, क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। जब स्क्वायर हटाते हैं तो अंडर रूट क्या लग जाएगा, प्लस माइनस का अंडर रूट लगता है ना, लेकिन प्लस माइनस यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या हमेशा क्या होगी, प्लस में होगी, तो माइनस का कोई सवाल ही नहीं उठता। जैसे हम किसी की उम्र निकालें, आयु निकालें, तो आयु हमेशा क्या होगी, प्लस में होगी। किसी की लंबाई निकालें तो माइनस में नहीं होगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो माइनस में नहीं होती, तो वृत्त की त्रिज्या माइनस में नहीं होती, तो इसलिए माइनस नहीं लगाना, मतलब प्लस का ही आएगा। तो आर इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट 100 आ गया। तो आर इक्वल टू क्या होगा, 100 का वर्गमूल क्या होगा, देखो अंडर रूट कितना 100 है, तो अंडर रूट 100 का मान कितना होगा, 10 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 10 क्यों इसलिए होगा, देखो 10 गुणे 10 क्या होता है 100, रूट के अंदर 2 बार है 10, तो रूट से बाहर आ जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा कितना 10।
हाँ तो 10 सेंटीमीटर आ गए आर की वैल्यू। तो हम बता देंगे अतः नए वृत्त की त्रिज्या 10, नए वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या पूछा, नए वृत्त की त्रिज्या देखो ना। तो कहता है इन दोनों वृत्तों, कहता है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो बता देंगे अतः, चाहे नया वृत्त लिखो, चाहे नए वृत्त की त्रिज्या लिख दो, चाहे इसमें लिखा उस वृत्त की त्रिज्या, चाहे उस वृत्त वो एक ही चीज है, चाहे एक ही चीज है, चाहे नए वृत्त की त्रिज्या लिख दो, चाहे लिख दो उस वृत्त की त्रिज्या। तो आता है उस वृत्त की त्रिज्या, उस वृत्त की त्रिज्या, आर न लिखो क्योंकि माने थे आर, अब सीधे मान रख दो। मान कितना आया 10, उस वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तीसरा वाला जो है तो बता देते हैं जल्दी से। सर टाइम एक जानते हैं कि सेकंड इस समय बहुत वो है 20 दिन बाद। अच्छा हाँ ऐसा करेंगे, तीसरा वाला बाद में बता देंगे, हाँ, बाद में बता दीजिएगा क्योंकि बाद तीसरा वाला काफी बड़ा क्वेश्चन है। कल लेते आना, ठीक है। देखो इस चैप्टर से मेन है 3 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है अगर तीसरा अगर आएगा तो 5 नंबर लायक है, काफी बड़ा क्वेश्चन है ये, इसलिए क्वेश्चन का बाद में बता देंगे, समझा देंगे बाद में। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है उतना पेपर के लिए, पढ़ा देंगे समझ लोगे, लेकिन क्या उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तभी क्वेश्चन नंबर देखो 4 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट है। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फर्स्ट सेकंड। और जो चौथा बताने जा रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। तो चौथा देखो क्या कैसे करना है। देखो क्या लिखा है इसमें, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर। इसमें देखो बता, देखो तीसरा हम बाद में बता देंगे। अभी सवाल नंबर देखो कौन सा, चौथा। क्वेश्चन नंबर देखो 4th बताने जा रहे हैं, 3rd वाला बाद में समझा देंगे, स्पेशली उसके लिए वीडियो बनाएंगे, ठीक है। बड़ा सा वीडियो होगा क्योंकि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, वो पूरा एक्सप्लेन करेंगे तो काफ़ी टाइम स्पेंड होगा, ठीक है ना। तो उसको हम बाद में, भैया टाइम भी नहीं बताने के लिए, तो उसको बाद में हम अलग से वीडियो डाल देंगे बना के, ठीक है। तो उसको बाद में भी देख सकते हो, डायरेक्ट भी बता देंगे। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा 4th, ये देखो पहिया है, किसका पहिया है, कार का, ठीक है ना। यहाँ पे देखो लिखा कार के प्रत्येक पहिए का व्यास कितना दिया है, 80 दिया है। तो देखो ये केंद्र हो गया, तो देखो यहाँ पे व्यास हो गया ये, तो व्यास ये केंद्र से जा रही रेखा, ये AB हो गई। तो देखो पेपर में आ जाता है प्रश्न कि वृत्त का व्यास किसे कहते हैं, तो क्या लिखोगे परिभाषा, कि किसी वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को, ये जीवा है ना, ये वृत्त की क्या है, AB जीवा है। वृत्त के परिधि के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, वृत्त की जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है, वृत्त के किन्हीं 2 वृत्त पर देखो एक बिंदु A है, दूसरा बिंदु क्या है, B है, तो 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, वृत्त की जीवा कहलाती है। तो देखो देखो इस प्रकार की जीवा, मतलब वृत्त की वह जीवा जो केंद्र से होकर जाती है, कहाँ जा रही है, वृत्त की वह जीवा जो केंद्र से होकर जाती है, तो वृत्त का व्यास कहलाती है। पेपर में आ जाता है, परीक्षा में पूछ लेता है कि वृत्त के व्यास की परिभाषा लिखो, कि वृत्त का व्यास किसे कहते हैं। तो क्या लिखोगे, वह जीवा, वृत्त की वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे कहते हैं वृत्त का व्यास। और जो वृत्त का व्यास होता है, वृत्त का जो व्यास होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ी जीवा होती है। जो वृत्त का व्यास होता है तो सबसे बड़ी जीवा होती है, मतलब वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को ही क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, जीवा देखो सबसे बड़ी है, समझो यहाँ पे जैसे देखो ये वृत्त की क्या हो, सबसे बड़ी जीवा है। देखो ध्यान से, अगर इसको ऊपर ले गए देखो छोटी होने लगी भी, ऊपर जब ले जा रहे हैं तो क्या हो रही है, देखो छोटी। इसी प्रकार जब नीचे ला रहे हैं देखो छोटी होने लगी। यहाँ पे क्या थी, सबसे बड़ी होगी। तो वृत्त की जो जीवा सबसे बड़ी जीवा होगी
वही वृत्त का क्या कहलाएगी, व्यास। यही कह सकते हो कि वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। तो वृत्त का व्यास क्या होता है, त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना। वृत्त का व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना। खाली स्थान में आ जाएगा, ठीक है ना। तो खाली स्थान इस तरह पूछेगा कि वृत्त का व्यास त्रिज्या का खाली स्थान होता है, तो तुम लिखोगे दुगुना होता है। क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है। यदि पेपर में पूछ लिया कि वृत्त की त्रिज्या व्यास की क्या होती है, आधी होती है। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, व्यास से आधी होती है। त्रिज्या आधी होगी और व्यास त्रिज्या से क्या होगा, दुगुना होगा। जैसे ये युवराज मेरे से क्या है, आधा है, मान लो लंबाई में आधा है, मैं इससे लंबाई में दुगना हूँ। तो युवराज से मैं लंबाई में क्या हूँ, दुगना हूँ। और युवराज मेरे से लंबाई में क्या है, आधा है, नहीं है। युवराज मेरे से लंबाई में क्या है, आधा। और तुम कहोगे सर क्या है, युवराज से दुगने हैं। जो वो आधा है मेरे, तो मैं क्या हूँ उससे डबल ना हूँ, तब ना उसका दुगना हो जाऊंगा, तब मेरे से आधा बनेगा, ठीक है। युवराज मेरे से क्या है, लंबाई में आधा है। मैं युवराज से लंबाई में क्या हूँ, दुगना हूँ। इसी प्रकार वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। वृत्त की त्रिज्या व्यास की क्या होती है, आधी होती है। अब व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो इसमें आ जाओ अब। तो व्यास दिया है, देखो ए बी, व्यास क्या दिया है, ए बी दिया है। तो त्रिज्या क्या होगी, आधी होगी। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो वृत्त का व्यास दिया है 80 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 80 सेंटीमीटर। यहाँ बता दो वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास बराबर कितना दिया है, 80 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या आर इक्वल टू क्या होगी, 40 सेंटीमीटर होगी। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, है ना, 40 सेंटीमीटर होगी वृत्त की त्रिज्या। फिर हम निकालेंगे, देखो यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। कार कितनी स्पीड चल रही है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब 1 घंटे में कार 66 किलोमीटर क्या करती है, जाती है, डिस्टेंस को कवर करती है 66 किलोमीटर। मतलब 1 घंटे में कार कितना जा रही है, 66 किलोमीटर चाल से चल रही है। तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना, है ना। तो कहता है प्रत्येक, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। तो प्रत्येक पहिया, हर पहिया कितने कितने बार घूमेगा, ठीक है ना। तो हम निकालेंगे क्या, पहिए की परिधि। क्या निकालेंगे, पहिए। पहिए का मतलब क्या, पहिया कैसे है, वृत्त जैसा है। तो वृत्त लिखोगे, ब्रैकेट में लिख दोगे वृत्त। तो पहिए मतलब वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का सूत्र सबको जानते हो, 2 पाई आर। सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। तो 2 लिखो, पाई का मान रख दो 22/7, और आर का मान कितना रखोगे, 40 रख दोगे। इतना समझ में आया, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 लिखोगे, फिर पाई का मान 22/7 लिखोगे, फिर आर का मान कितना रखोगे, 40। सबके मान रख दोगे, पहले सूत्र लगाओगे वृत्त की परिधि का 2 पाई आर, फिर 2 लिखोगे, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है, 40 है, ठीक है। अब इसका क्या करो, ऊपर ऊपर का गुणा कर लो। तो ऊपर ऊपर कौन संख्या है, 2 है, 22 है, और कौन है, 40 है। बटे में क्या रहेगा, 7। तो ऊपर ऊपर का सभी गुणा कर लो। तो 22 दूनी क्या होगा, 44, 22 दूनी 44 गुणे 40, बटे क्या है, 7। 22 का गुणा 2 में कर दी तो 22 दूनी कितना हो गया, 44 हो गया। गुणे 40/7 क्या आ जाएगा, 0। तो 4 चौके 16 हासिल आए, 4 चौके 16 1 17/7। ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी, क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर में होता है क्षेत्रफल, लेकिन परिधि जो लंबाई है तो सेंटीमीटर बस लिखेंगे, स्क्वायर ना लगाने गलती से। तो देखो यहाँ पे वृत्त की परिधि कितनी आ गई, 1760/7, ठीक है ना। तो देखो वृत्त की परिधि कितनी निकल आई, 1760/7 सेंटीमीटर। 7 से भाग देंगे, लेकिन भाग देंगे तो दशमलव में आएगा, तो छोड़ देंगे, अभी बाद में इसको सॉल्व करेंगे। इतना करके छोड़ देंगे। तो निकल आई वृत्त की
परिधि, वृत्त की परिधि मतलब पहिए की परिधि, मतलब पहिए की लंबाई कितनी है। ठीक है, लंबाई मतलब किनारे किनारे की लंबाई, जितनी किनारे की लंबाई होगी उतनी दूर जाएगा एक बार एक चक्कर में। ठीक है ना, तो 10 मिनट में निकालना है कि 10 मिनट में पहिया कितना चक्कर लगाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे चाल दिया, देखो कार की चाल दिया है, क्या दिया है, कार की चाल दिया है। चाल कितनी है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, 66 किलोमीटर पर आवर है ना, किलोमीटर प्रति घंटा है, एच मतलब आवर, आवर मतलब घंटा। ठीक है ना, किलोमीटर पर आवर है, 66 किलोमीटर पर आवर दिया क्या, चाल कार की दिया है। और समय कितना दिया है, समय दिया हुआ है 10 मिनट। कितने मिनट दिया है, 10 मिनट समय है। 10 मिनट में कार कितनी, पहले निकालेंगे 10 मिनट में कार कितनी दूर जाएगी, क्या निकालेंगे, 10 मिनट में कार कितनी दूर जाएगी। तो हम दूरी निकालेंगे, तो दूरी का सूत्र लगा दो, दूरी बराबर क्या होता है, देखो चाल बराबर होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। और हमें निकालना क्या है, दूरी, तो समय का त्रिज्या गुणा कर दो चाल में, चाल बटे समय, अरे गुणा करना है, तो चाल गुणे समय, चाल में समय को गुणा कर दोगे तो क्या निकल आएगा, दूरी। दूरी मतलब कार के द्वारा 10 मिनट में चली गई दूरी, क्या है, दूरी का मतलब क्या है, कार द्वारा 10 मिनट में चली गई दूरी। यहाँ पे लिखेंगे कार द्वारा 10 मिनट में, कितने मिनट में, 10 मिनट में चली गई दूरी, चली गई दूरी। तो क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल रख दो, चाल कितनी है, 66 है, कितनी है, 60 किलो, बस इतना लिख दो पूरा पूरा, 66 किलोमीटर पर आवर, बटे में लिखेंगे घंटा, ये एच को क्या लिखेंगे, बटे में, फिर गुणे समय, तो समय कितना है, 10 मिनट है, कितना है, 10 मिनट्स। तो ध्यान दो, इसको हम क्या करेंगे, मिनट में है तो घंटे को बदल दो मिनट में, तब ना मिनट से मिनट कटेगा। और किलोमीटर को ही मत लोगे, सेंटीमीटर में, क्योंकि पहिए की परिधि किस में निकली है, सेंटीमीटर में निकली है, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल दो। तो अब बताओ कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर तो 1 मीटर कहलाता है। 1 लाख, 1 लाख सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 किलोमीटर। तो जब देखो यहाँ पे किलोमीटर लिखा है, यहाँ पे बता देते साइड में, 1 लाख सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 किलोमीटर। ठीक है ना, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 लाख। जब 1 लाख सेंटीमीटर चलोगे तब 1 किलोमीटर होगा। जैसे अपने घर से आते हो यहाँ तक 1 किलोमीटर, तो समझो कितनी दूर आए, तो तुम बताओगे कि हम लोग पढ़ने गए थे 1 लाख सेंटीमीटर दूर। कितनी दूर गए थे, 1 लाख सेंटीमीटर। जब लौटोगे तो बताओगे कि कुल हम साइकिल चला लिए हैं 2 लाख सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो बड़ा अमाउंट दिख रहा है, लेकिन है नहीं, किलोमीटर चेंज कर तो सिर्फ 2 आ जाएगा। तो देखो 1 लाख सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होगा, 1 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो 66। अब किलोमीटर में 1 किलोमीटर हटा दो, किलोमीटर क्या करो, हटा दो, इसको रख दो 1 लाख सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 लाख सेंटीमीटर। अब गुणे क्या है, 10 मिनट है, शॉर्टकट में लिखा है MIN मिनट। ठीक है ना, 10 मिनट है। अब इसको भी चेंज कर दो, आवर को, आवर में घंटा होता है, एच साइलेंट होता है, देखो HOUR आवर, इसको पढ़ते हैं आवर, एच साइलेंट होता है, ओ से पढ़ेंगे आवर हो जाएगा। हावर न पढ़ना, क्या पढ़ोगे, आवर, एच साइलेंट होता है आवर। तो 1 आवर में क्या होता है, 60 मिनट्स, 60 मिनट होते हैं 1 आवर में। तो आवर में दिया है, देखो घंटा में दिया, एच दिया है, एच मतलब 1 घंटा, इसको 60 मिनट कर दोगे, 60
मिनट। तो देखो मिनट से मिनट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से इसको काट देंगे। देखो ध्यान से देखो, मिनट से मिनट क्या हो गया, कट गया। और ये 0 से 0 भी क्या हो गया, कट गया। अब 6 का भाग दे देंगे 66 में, 6 से काट देंगे, ठीक है। तो 6 कम 6, 6 कम 6 तो 11 आ गया। अब बोले कितना है, 1 लाख है। और यहाँ पे क्या हो गया, सब कट गए हैं। देखो ये 6 से कट गया 66, तो क्या होगा 11 आ गया। यहाँ 1 लाख सेफ है पूरा उसी तरह सेंटीमीटर में। ये मिनट से मिनट देखो कट गया है, 0 से 0 कट गया था तो 1 बचा है। 1 का गुणा 1 लाख में करोगे तो 1 लाख है आएगा। यहाँ पे क्या 11 है, ये क्या है सेंटीमीटर में है, किस में है, सेंटीमीटर में है। बटे में कुछ नहीं बचा, 6 से कट गया ना, ये 0 यहाँ कट गया था, मिनट भी कट गया, तो नीचे क्या है, कुछ नहीं बचा, नीचे बचा 1। अगर लिखना हो तो नीचे 1 लिख सकते हो। तो 1 का भाग दोगे ऊपर तो वही आएगा, है ना। तो इतना आया, तो 1 लाख का गुणा करोगे 11 में, 1 लाख का पाड़ा बनता है। 1 लाख कम 1 लाख, 1 लाख दूनी 2 लाख, 1 लाख त्याई 3 लाख, 1 लाख चौकी 4 लाख, 1 लाख पंचे 11 लाख हो जाए। हाँ, तो 1 लाख का पाड़ा 11 बार पढ़ना है, तो 11 लाख होगा। यस सर। तो साने ये भी बन जाए, ये भी आएगा सर। कार द्वारा 10 मिनट चली गई दूरी कितनी है, 11 लाख सेंटीमीटर आया। ये नहीं सेंटीमीटर था, देखो था कि नहीं था। अब हम निकालेंगे चक्करों की संख्या कि पहिया कितने बार रोटेट किया, कितने बार चक्कर लगाया। जैसे एक चक्कर लगाया ऐसे, जैसे पहिया है घूम के ऐसे आ गया तो 1 चक्कर हो गया, ठीक है ना। तो 1 बार घूमा, तो जब 1 बार ऐसे घूमेगा, जैसे पहिया बढ़ेगा ऐसे, तो ऐसे कार जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, बढ़ेगी। तो 1 चक्कर में पता चला कि कार अभी ऐसे थी, ठीक है ना। जब चक्कर घूमेगा ऐसे, तो ऐसे जैसे जगह घूमेगा वैसे उसकी मूवमेंट बढ़ेगी, ऐसे मूवमेंट बढ़ती जाएगी। और जब पूरा यहाँ पे आएगा तो वहाँ से वहाँ तक ट्रेवल कर लिया। जब 1 बार पहिया घूमा तो यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो पहिया घूमता जाएगा, क्या होगा, तो दूरी बढ़ती जाएगी। तो वो दूरी कब तक में 11 लाख दूरी कवर कर लेगा। तो 1 बार जब घूमता है तो इतनी दूरी जाता है, ठीक है ना। इसका हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 11 लाख में हम 1760 का बटे 7 का भाग दे देंगे इसमें 11 लाख में। तो भाग देने पे जो आएगा वो चक्रों की संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चक्रों की संख्या। तो यहाँ पे हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, ऊपर लिख देते हैं या यहीं लिख लो तो बता दो। आता है, देखो आता है, देखो यहाँ पे लिखा है प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है, अतः प्रत्येक पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या। अतः है, देखो अतः प्रत्येक, यहाँ पे लिख देते हैं अतः करके। यहाँ तुम लोग नीचे लिखना, मैं यहाँ पे यहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, थोड़ा समझ में आए जैसे। अतः प्रत्येक पहिए, अतः प्रत्येक पहिए, अतः प्रत्येक पहिए द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या। अतः प्रत्येक पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या बराबर क्या होगा, बराबर होगा कुल चली गई 10 मिनट में चली 10 मिनट कार द्वारा 10 मिनट में चली गई दूरी बटे पहिए की परिधि। भाग दे देंगे, इसमें से इसको भाग दे देंगे। तो कार द्वारा 10 मिनट में, कितने मिनट में, 10 मिनट में चली गई दूरी। ध्यान से देखो, चली गई दूरी, यहाँ नीचे लिखेंगे पहिए की परिधि, पहिए की परिधि। क्या लिखोगे, पहिए की परिधि। तो देखो कार द्वारा 10 मिनट में चली गई दूरी बटे पहिए की परिधि का भाग दे दोगे तो क्या आ जाएगा, चक्रों की संख्या। क्या निकल आएगा, चक्रों की संख्या। किसके चक्रों की, प्रत्येक पहिए द्वारा लगाए गए, किसके पहिए, कार के, कार। अतः कार के प्रत्येक पहिए द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या
कार द्वारा 10 मिनट में चली गई दूरी बटे पहिए की परिधि। नीचे जगह नहीं तो ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है। नीचे स्पेस नहीं है तो नॉर्मल नीचे लिखना तुम लोग, लेकिन हम स्पेस ना होने का ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है। वो लिख लिए थे जो साइड में, ठीक है। लिख गया था तुम लोगों को साइड में कि एक घंटा में कितना होता है, 1 घंटा में 60 मिनट होता है ना, वो तो पूछ लेना। और 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1 लाख सेंटीमीटर होता है। तो देखो कार द्वारा 10 मिनट में चली गई दूरी, तो कार द्वारा 10 मिनट में चली गई दूरी कितनी है, 11 लाख है। कितनी है, 11 लाख सेंटीमीटर। कितना है, 11 लाख सेंटीमीटर है कि नहीं। देखो ये कार द्वारा 10 मिनट चली गई दूरी कितना निकला है, 11 लाख सेंटीमीटर निकला है। और बटे में करोगे, बटे में क्या लिखोगे, पहिए की परिधि। तो पहिए की परिधि कितना निकला है, 1760 बटे 7 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर पहले काट दो, क्या कर दो, सेंटीमीटर काट दो, 0 से तो 0 भी काट दो, ये 7 चला जाएगा ऊपर, तो 1 1 1 2 3 4 0 और 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, ऊपर चला जाएगा ये। यहाँ पे क्या बचा, 1 7 6, 11 से कट जाएगा। देखो 11 से काटेंगे तो 11 का नम 11, तो 4 0 आ जाएंगे उसी तरह। 11 से इसको काट दोगे, देखो तो 11 का नम 11 कट जाएगा, बचेगा कितना, 6। 17 में 11 कट गया, क्या बचा, 6, तो 66 हो जाएगा। तो 11 छक्का 66, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, ऊपर वाला किसी बचा है, कौन सा, 11 से काट दिया, 11 से इसको काट दिया, 11 का नम 11, 11 का नम 11 कट गया, तो 4 0 बच गए। सुनिए ना, तो कहते 4 इसमें भी है, तो 4 ऊपर कटा तो उसमें भी 11 बस कटा है ना, 11 केवल 11 कम 11 कटा, बाकी 0 उसी तरह आ जाएंगे ना। अब फिर देखो यहाँ 11 से इसको काट देंगे, 11 का नम 11 काट देंगे, 6 बचेगा, तो 66 हो जाएगा। तो 11 छक्का 66 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बचा कितना, 1 लिख के 4 0, मतलब 10,000 बचा। गुणे कितना, 7 है, बटे कितना है, 16 है। अब 16 का पूरा भाग दे दो, चाहे 4 से फिर काट दो, 16 का एकदम से ना भाग दे करके 4 से काट दो, 4 चौकी 16, 4 से इसको काट दो, 4 दूनी 8 हो गया। देखो 4 चौके 16 कट गया, 4 दूनी 8, तो 2 बच गए यहाँ 10 से, तो 20 हो गया। तो 4 पंची 20 कट गया, अब 2 0 बचे, तो यहाँ पे कितना आया, 2500 गुणे 7 बटे 4 आया। अब 4 का भाग दे दो इसमें, नहीं अब 4 का तो नॉर्मली 4 से काट लो, इतना काटो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना। 4 से काट दो, 4 1 कम 4 1 कम 4, 4 से काट दो, 4 6 24, 4 6 24, तो 1 बचेगा, 10 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 हो गया, 2 बचा, तो 20 हो गया, तो 4 पंचे 20। देखो 4 से काटेंगे तो 4 का पहाड़ा पड़ेंगे, 25 आ जाए, तो 4 6 24, तो 24 कट गया 25 से, तो 1 बचा ना, तो 1 बचा तो 10 हो जाएगा। अब 4 का पहाड़ा पड़ो 10 आ जाए, 4 दूनी 8, तो 8 कट गया, 2 बच गया यहाँ से, तो 20 हो गया, तो 4 पंची 20, तो 20 भी कट गया, तो 600 कितना आ गया, 625 आ गया। गुणे कितना है, 7 है, तो 7 का गुणा कर दो, 7 पना 35, 7 पना 35, हाँ सिलाई 3, तो 7 दूनी 14, 14 में 3 जोड़ दो, 17 आ गया, हाँ सिलाई 1, तो 7 6 42, 1 जोड़ दो, 43 हो जाएगा। ये हो जाएगा चक्कर, क्या हो जाएगा, चक्कर, ये आ गया आंसर। ये फाइनल आंसर आ गया, मतलब पहिए द्वारा लगाए चक्रों की संख्या कितनी है, 4375 चक्कर। कितना आंसर आया, 4375 चक्कर। लास्ट वाला थोड़ा देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, चौथा मत समझ में आया तुम लोग के, बन जाएगा ना। एनी डाउट, नो डाउट, एनी प्रॉब्लम, डू वांट टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। देखो 5 नंबर बताने जा रहे हैं, इसमें दिया देखो, निम्नलिखित
में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। 4 इसमें उत्तर दिए गए हैं। कितने उत्तर दिए गए हैं? तो औचित्य देना, औचित्य मतलब इसको हल करके बताना है कैसे आया। अभी 4 में टिक मार देंगे 2 आया। अब तुम लोग परेशान कराओगे 2 कैसे आ गया, तो हम इसको करके दिखाएंगे 2 कैसे आया। तो देखो प्रश्न में लिखा है, क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक वृत्त का परिमाप, परिमाप मतलब परिधि, परिधि को ही बोलते हैं परिमाप। तो वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं, तो उस वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या है मतलब त्रिज्या कितनी होगी। तो इस प्रश्न में देखो लिखा है वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल दोनों बराबर हैं। इस प्रश्न में क्या लिखा है? वृत्त की परिधि का संख्यात्मक मान, मतलब जो उत्तर आएगा वृत्त की परिधि का और जो क्षेत्रफल का उत्तर आएगा दोनों एक इक्वल इक्वल है, बराबर बराबर हैं। तो त्रिज्या पूछ रहा है, त्रिज्या कितनी होगी बताओ। तो देखो वृत्त की परिधि बता दो, वृत्त की परिधि बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, ये प्रश्न के अनुसार कैसे है? प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार है ना। ये ना सोचना सर अपने से लिख दिए वृत्त की परिधि क्षेत्रफल बराबर, ये प्रश्न बोल रहा है। प्रश्न कह रहा है कि एक वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं। तो यहाँ पे देखो परिमाप लिखा है, हमने क्या लिखा है? परिधि। परिधि और परिमाप एक ही चीज है। तुमको लिखना हो तो परिमाप भी लिख सकते हो। परिमाप क्या लिख दो? परिमाप, चाहे परिधि लिख दो। तो वृत्त में बोलते हैं परिधि, और वर्ग होता है, आयत होता है, चतुर्भुज होता है, त्रिभुज, इसमें परिमाप बोलते हैं, इसे परिधि नहीं बोलते। लेकिन वृत्त में क्या बोलते हैं? परिधि। तो परिधि को परिमाप भी तुम कह सकते हो। ठीक है वही चीज। तो वृत्त की परिमाप, ठीक है ना। तो वृत्त की परिमाप क्या होगा? वृत्त की परिधि क्या होता है? सूत्र 2 पाई r। देखो सूत्र होता है 2 पाई r होता है। अब वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई r स्क्वायर होता है। तो देखो दोनों साइड से पाई क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों साइड पाई तो कट गया, बराबर बराबर है। तो बचा क्या? 2 इंटू आर बचा। यहाँ पे देखो r का स्क्वायर लगा है, r का स्क्वायर मतलब 2 बार r है, r इंटू आर है। क्या है? r इंटू आर है। तो r से r भी कट गया, तो बचा क्या? 2 बचा और बराबर r। तो r का मतलब त्रिज्या, त्रिज्या r के बराबर आ गया 2। r के बराबर कितना आ गया? 2। तो बता दोगे यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं शो कर रहा है, तो हम मात्रक बोल देंगे। इंग्लिश में भी बोलते हैं यूनिट और हिंदी में बोलते हैं मात्रक। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या 2 आया, आर का मतलब त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या 2, यहाँ लिख देंगे मात्रक, क्योंकि बताना जरूरी है ना कि सेंटीमीटर है कि मीटर, लेकिन कुछ भी नहीं दिया तो हमें तो पता नहीं कि क्या है, कि सेंटीमीटर में है वृत्त की त्रिज्या, कि परिधि की जो लंबाई दिया था सेंटीमीटर में है कि मीटर में। तो हम लिखेंगे क्या? फिर मात्रक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो वृत्त की आगे लगा दो, आता है वृत्त की त्रिज्या 2 मात्रक आ गई। ठीक है ना, कितनी हुई त्रिज्या वृत्त की? 2 मात्रक। तो इस प्रकार से तुम्हारी एक्सरसाइज क्या है 12.1 पूरी हो गई। जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तीसरा है, उसको हम बाद में बता देंगे। उसको ये ना मानो कि पेपर में नहीं आएगा। ठीक है ना, आ भी सकता है, आ भी सकता है, लेकिन कोई गारंटी आज तक आया नहीं है, ना आएगा मुझे लगता है, लेकिन हो सकता है आएगा। तो पढ़ाना जरूरी है। मैं आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ता नहीं, पढ़ाता सब कुछ हूँ। कल का तुम लोग मुझे ना दोषी ठहराओ कि सर ने बताया नहीं था, तो बताऊंगा मैं ऑल क्वेश्चन, लेकिन ये भी बताते जाऊंगा कौन सा मोस्ट है कौन सा नहीं है। जो मोस्ट है उसको ज्यादा पढ़ना है, मतलब उसको एकदम रट डालना है, लगाते लगाते तैयार कर लेना है। आप तो बोले थे जो कम मोस्ट है, जिसको बोलते मोस्ट नहीं, उसको लगाना है, मतलब समझे रहना है, क्योंकि नॉलेज भी तो होना चाहिए मैथ का। ऐसा नहीं है कि तुम जो मोस्ट है उसी को पढ़ो, जो मोस्ट नहीं उसको ना पढ़ो। तो ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, बनना सब कुछ चाहिए मैथ में। ठीक है ना। तो अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया प्रश्नावली 12.1, और इसको मैंने अच्छी तरह समझाने की कोशिश की कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे ढंग समझाऊं
और आई होप आप लोगों को सवाल समझ में आ गए होंगे। यदि नहीं आए हों ठीक से तो आप कमेंट करिएगा, तो फिर से मैं इसको समझा दूंगा अच्छे से और अच्छा वीडियो बना दूंगा। और आप लोग इसी तरह वीडियो चाहते हैं और आगे देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा, जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप वीडियो देख सकते हैं और सवाल समझ सकते हैं।